हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज का जो है फिर से क्लास नया स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारा क्लास जो है पहले अपलोड हो चुका है, थ्योरी क्लास भी और ऑब्जेक्टिव क्लास भी। ठीक है, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जल्दी से जल्दी जाकर के उसको देख लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आप लोग को थ्योरी क्लास भी करा दिया जा चुका है। तो थ्योरी क्लास कर कर के उसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव क्लास कीजिएगा तो और भी बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले थ्योरी क्लास हो रहा था, लेकिन बहुत लोग का जो है कहना था कि मैम ऑब्जेक्टिव क्लास कराइए। तो ऑब्जेक्टिव क्लास जो है अब से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग को पता ही होगा कि डेली जो है 8 बजे रात में क्लास स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग डेली रात में 8 बजे देखना नहीं भूलिए। आप लोग टाइम से आ कर के और ज़रूर क्लास को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जो है वो शेयर कीजिए। ठीक है, इससे पहले आप लोग को बता दें कि आप लोगों के लिए पीडीएफ जो है वो तैयार हो चुका है। ठीक है, और पीडीएफ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाला है और क्या रहने वाला है, नया जो भी एग्ज़ाम सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये पीडीएफ को तैयार किया गया है। ठीक है, क्योंकि जो आने वाली वैकेंसी है नया सिलेबस पे आधारित है, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को पीडीएफ में सारा क्वेश्चन अरेंज कर दिया गया है। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी को पता है कि कितना जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 60 से 70% जो है जितना ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आता है। ठीक है, सेम टू सेम वैसा ही ऑप्शन। तो इसीलिए आप लोग पीडीएफ ले लीजिए और उसका जो है प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, ताकि एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आए तो आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटे। ठीक है, साथ में अगर ये पीडीएफ आप लोग लेते हैं तो पीडीएफ लेने का फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को टेस्ट सीरीज की भी ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, तो पीडीएफ इसमें आप लोगों को जो है टेस्ट की भी सुविधा प्रदान होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है जितना क्वेश्चन दिया गया है सबका जो है ये वन लाइनर फॉर्मेट में नहीं है, ये है ऑब्जेक्टिव टाइप में। साथ में उसका जो है ऑप्शन जो है मल्टीपल ऑप्शन जो है दिया गया है। जैसे सेम टू सेम एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सेम टू सेम वैसा ही इसमें दिया गया है। तो आप लोग जैसे टेस्ट देते हैं सेम वैसे ही टेस्ट जैसा ही है, तो जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस जो है अच्छे से हो पाएगी और एग्ज़ाम में जो है वो आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं हो पाएगा। क्योंकि पता है कि जो भी परमानेंट वैकेंसी निकालती है बीटीएससी, तो उसमें उसका जो है निगेटिव रहता है और कितना रहता है 1/4। यानी कि जब आप लोग 4 क्वेश्चन गलत कर दीजिएगा तो आप लोगों के जो भी सही क्वेश्चन है, सही नंबर जो आया हुआ है उसमें से 1 नंबर कट जाएगा। तो इसीलिए आप लोग जो है ध्यान दीजिए और ध्यान से आप लोग जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग को जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आप लोगों को सोचने की क्षमता बढ़ेगी और एग्ज़ाम में वहाँ पे आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाइएगा। और ये यहाँ पे आप लोग पीडीएफ पढ़िएगा तो आप लोग को ये भी समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस टाइप पे। तो आप लोगों को जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिया गया है, लेकिन जब आप लोग को एक पैटर्न समझ में आ जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग जब भी अपना बुक पढ़िएगा ना तो उससे आप लोग उससे रिलेट करके पढ़िएगा तो और ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग का जो है तैयार होगा और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नंबर आप लोग का आ पाएगा और आप लोग का सिलेक्शन हो पाएगा और एक सीट जो है आपके नाम आएगा और मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा। सोचिए कितनी खुशी होगी अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये पीडीएफ लेना है तो आप लोग को एक नंबर दे देते हैं 87 89 69 42 29। ठीक है, ये चंदन सर का नंबर है, इस पर आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर से ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये पीडीएफ जो है आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है।
आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को यही पीडीएफ जो है जॉब दिलाएगी। तो ठीक है, तो ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए। साथ में जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ लीजिएगा तो आप लोग को जो है आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में एक ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आप लोग को सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, ठीक है। अगर आप लोग को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो वहाँ पे आप लोग डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। क्लास से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हैं ग्रुप में दे दिया जाता है, और भी जितनी सारी जानकारियाँ हैं ग्रुप में दे दिया जाएगा। तो आप लोग जैसे ही वो पीडीएफ लीजिएगा तो आप लोग को उस ग्रुप में जो है जोड़ दिया जाएगा। तो ज़रूर से ज़रूर ये पीडीएफ परचेज कीजिए और अपना एक सीट जो है वो कंफर्म कीजिए। चलिए आज का क्लास हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। हम लोग कल जो है 20 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। आज अगला क्वेश्चन करेंगे 21 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मूत्र का अधिक मात्रा में उत्सर्जन क्या कहलाता है। जब एक नॉर्मल जो है कितना एक दिन में मूत्र उत्सर्जन होता है, कल ही पढ़ाए थे, यहाँ पे देखिए 1 से 2 लीटर, ठीक है। तो लेकिन उससे ज़्यादा अगर उत्सर्जन होने लगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन फर्स्ट है अमूत्रता, ऑप्शन बी है बहुमूत्रता, ऑप्शन सी है अल्पमूत्रता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जहाँ भी अगर अधिक की बात करें तो बहु मतलब होता है अधिक, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में राइट आंसर दिया हुआ है बहुमूत्रता आंसर हो जाएगा। जब मूत्र जो है अधिक मात्रा में उत्सर्जन होते उसे बहुमूत्रता बोलते हैं, यानी अधिक मात्रा में उत्सर्जन होने लगे। अल्प मात्रा मतलब कि एक नॉर्मल जो 1 से 2 लीटर मूत्र उत्सर्जन होता है उससे कम जो है अगर मूत्र जो है उत्सर्जन होने लगे तो उसे अल्प मूत्रता कहते हैं। अमूत्रता अ यहाँ पे देखिए लग गया है, तो हम कितना बार बताया है अगर लग गया तो मतलब होता है नहीं, यानी कि मूत्र ही उत्सर्जन नहीं होता है, ठीक है। तो कैथेटर के माध्यम से क्या कराया जाता है, जो है यूरिन पास कराया जाता है। तो ये सारी चीज़ें ये हो गया, याद रखिएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्त का नमूना प्राप्त करने की विधि है, यानी रक्त का नमूना जो है किस विधि से प्राप्त करते हैं, यानी ब्लड सैंपल की बात किया जा रहा है, ठीक है। ब्लड सैंपल किसी चीज़ के लिए भी ले सकते हैं, कोई भी जो है मान लीजिए कोई टेस्ट ही कराना हो या फिर किसी भी चीज़ के लिए, या फिर जब हम लोग जो है ब्लड डोनेट करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, अगर ब्लड जो है हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, ब्लड सैंपल ले रहे हैं, तो उसी को हम लोग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ब्लड सैंपल जो है हम लोग किस विधि से लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों से पूछा जाता है कि जो पोलियो होता है किस विधि से आप लोगों को जो है पोलियो पिलाया जाता है, तो ओरल विधि। तो वैसे ही रक्त का जब सैंपल लेते हैं तो किस विधि द्वारा लेते हैं, छेदन विधि द्वारा, सीरा वेदन द्वारा, वैस्कुरेनर विधि द्वारा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सीरा वेदन द्वारा, ठीक है। सीरा यानी कि वेन, ठीक है, वेन जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेन, और वेदन मतलब भेदना मतलब छेद करना, ठीक है, यानी होल करना। जब हम लोग जो है वेन में छेद करते हैं तभी ब्लड सैंपल निकलते हैं, ठीक है। वेदन विधि यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि कहीं भी छेद कर देने से ब्लड सैंपल हम लोग नहीं ले पाएंगे। सीरा में ही हम लोग को जो है ब्लड सैंपल सीरा से ही लेते हैं। चलिए 22 नंबर हो गया। अब 23 नंबर देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इससे 2-3 क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे देखिए आप लोग, निम्न में से कौन सा एंटी कोगुलेंट है। एंटी कोगुलेंट यानी कि यहाँ पे देखिए सारा कुछ हम लोग अभी डिटेल में जानेंगे। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं कि एंटी कोगुलेंट जो है, कोगुलेंट द्रव जो है इनमें से कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट है ऑक्सलेट, ऑप्शन जो बी है वह है सोडियम फ्लोराइड, ऑप्शन जो सी है वो है ईरोसेडियम सिट्रेट, ठीक है। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी जो है इसमें से जितना दिख रहा है सभी एंटी कोगुलेंट है, ठीक है। एंटी कोगुलेंट मतलब यहाँ पे होता है, जिसको हिंदी में इसका हिंदी होता है प्रतिस्कंदन, ठीक है। यहाँ पे जो है
एंटीकोगुलेंट के जगह प्रतिस्पंदन भी लिख सकता है, प्रतिस्पंदन। ठीक है, तो ये सारा वर्ड आप लोग याद रखिएगा। अगर प्रतिस्पंदन को हम लोग जो है आम भाषा में जाने, लोकल भाषा में, तो जिसको हम लोग थक्का रोधी बोलते हैं। थक्का रोधी यानी कि रोधी यानी अवरोध, यानी थक्का जो है रक्त का थक्का बनने से वो रोकेगा। ठीक है, एक होता है जो है रक्त को थक्का करता है, ठीक है, थक्का बनाता है, यानी जिसको हम लोग थक्का रोधी बोलते हैं, इसको हम लोग स्कंदन भी बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है प्रतिस्पंदन यानी थक्का रोधी। तो ये थक्का रोधी किस काम में होता है, ये एंटीकोगुलेंट, ये कौन कौन सा में काम आएगा। ठीक है, आखिर ये है क्या चीज़। जैसे कि यहाँ पे जो है किसी किसी में क्या होता है कि ब्लड का थक्का जम जाता है, ब्लड का जो है वो थक्का बनने लगता है। जैसे आप लोग सुनी होंगी जब कोरोना चला था तो उस समय क्या हो रहा था कि ब्लड जम जा रहा है, यानी ब्लड का थक्का बन जा रहा था। ठीक है, तो ब्लड का थक्का बन जाता है ना, हार्ट अटैक आता है तो उस टाइम वही होता है, रक्त का थक्का बन पाता है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। तो वही जो भी हार्ट डिजीज जिनको रहता है, ठीक है, या फिर जिनके में रक्त का थक्का जो है बनने का ज़्यादा चांस रहता है, तो ये सारी जो दवाइयाँ होती है उसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल आप लोग यही जानिए एंटीकोगुलेंट मतलब प्रतिस्पंदन होता है, जिसको हम लोग थक्का रोधी बोलते हैं। ठीक है, जो कि थक्का जो है बनने से रोकता है। ठीक है, चलिए 24 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। समस्त प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करना कहलाता है। ठीक है, जिसमें जो है समस्त प्रकार के यानी सब प्रकार के जितना भी माइक्रो जो स्पोर होते हैं सब नष्ट हो जाते हैं, छोटे बड़े सब जो नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है विसंक्रमण, ऑप्शन बी है निर्जीवाणुकरण, ऑप्शन जो सी है वो है एंटीसेप्टिक, ऑप्शन डी है कृमिनाशक। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा निर्जीवाणु, जिसको हम लोग जो है इंग्लिश में बोलते हैं पास्चुराइजेशन। आप लोग सुनी होंगी, ठीक है, पास्चुराइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक जो है उष्मा दिया जाता है, और उष्मा से मान लीजिए कोई भोजन ही है, उसको अगर ज़्यादा दिन तक रखना है तो क्या किया जाता है कि एक उष्मा उसको दिया जाता है, एक ताप दिया जाता है, जिससे कि उस ताप से वो क्या होता है कि वो भोजन ज़्यादा दिन तक टिक पाता है। ठीक है, जो भी दूध आते हैं ना, जैसे कि डेयरी वाले, अमूल हो गया, सुधा हो गया, इस सब को क्या किया जाता है, उस सब का जो है निर्जीवाणुकरण किया जाता है, यानी पौष्टिकीकृत किया जाता है। ठीक है, उसमें जितने भी बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं सारा नष्ट हो जाते हैं। आखिर सामान क्यों खराब होता है खाने वाला, उसमें जो जीवाणु होते हैं ना उसकी संख्या बढ़ने लगती है। ठीक है, उसकी संख्या बढ़ने लगती है, जिससे कि वो सामान जो है ख़राब हो जाता है, खाने वाली चीज़ें जो होती है ख़राब हो जाती है। तो इसमें क्या किया जाता है कि उसमें जो जीवाणु होते हैं ना उसको नष्ट कर दिया जाता है। तो नष्ट कर दिया जाता है तो क्या होता है कि वो फिर जो है नष्ट कर दिया जाएगा तो वो संख्या में वृद्धि नहीं करेगा। ठीक है, जिससे कि वो सामान ज़्यादा देर तक टिक पाता है। विसंक्रमण को हम लोग स्टेरलाइज भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक प्रकार का जो है जीवाणु को नष्ट करने की प्रक्रिया ही है। इसमें भी ताप से ही सुरक्षा प्रदान किया जाता है, लेकिन इसमें सभी प्रकार के जो सूक्ष्म जीव है वो नष्ट नहीं हो पाते हैं, लेकिन पौष्टिकीकृत में सभी प्रकार के जो जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए ये सारा क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सारा जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। ठीक है, या फिर एम्स हो या फिर कोई भी चीज़ हो, तो इसीलिए आप लोग को अगर ये PDF चाहिए ना, तो PDF के लिए आप लोग को एक नंबर लिख दे रहे हैं 87 89 69 42 29। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोग को जो है ये PDF मिल जाएगा। आप सभी को पता है ये PDF बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस PDF से आप लोग को टेस्ट सीरीज़ का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सोचिए कि ये PDF कितना जो है
आप लोग के लिए कारीगर है, जिसको कॉम्बो पैक बोलते हैं। आप लोग कॉम्बो पैक भी बोल सकते हैं। इसमें जो है सारी चीज़ें इसमें है, ठीक है। जब एग्ज़ाम आएगा ना तो आप लोग ये PDF पढ़ के जाइएगा, तो आप लोग खुद सोचिएगा कि हाँ, कि वो PDF सही में आप लोगों के लिए जो है कितना इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। बाद में आप लोग को पछताना नहीं पड़े, इसलिए जल्दी से जल्दी इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। ये चंदन सर का नंबर है, इस पे आप लोग को जो है ये PDF मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 25 नंबर हम लोग देख लेते हैं। निर्जीवाणुकरण की विधियाँ है। निर्जीवाणुकरण की इसमें से कौन सा विधि है जो अपनाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है उबालना, जलाना, ठीक है, भाप विसंक्रमण, उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। निर्जीवाणुकरण यानी जीवाणु को जो है नष्ट करना। तो उबालते हैं ना हम लोग, तभी भी क्या हो जाता है कि जीवाणु नष्ट हो जाता है, या फिर उसको भाप दीजिए या फिर जलाइए तो उसमें जो रहता है क्या, जीवाणु नष्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कचरा के स्रोत कौन कौन सा है, यानी किस किस से कचरा जो है वो निकलता है? ऑप्शन जो है फर्स्ट है घरेलू स्रोत, ऑप्शन बी है औद्योगिक स्रोत, ऑप्शन सी है अल्पताल के व्यर्थ पदार्थ, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घरेलू स्रोत से। जैसे कि यहाँ पे किचन का सामान हो गया, वो सब भी क्या हो गया, कचरा हो गया। और सभी बहुत सारा लकड़ी का सामान, लोहा, ये सब कितना सामान जो होता है सब कचरा होता है। और औद्योगिक स्रोत से तो सबसे ज़्यादा कचरा जो है, जो भी रासायनिक वाला है, स्पेशली जो रासायनिक जो औद्योगिक होते हैं ना, उसमें से और ज़्यादा जो है कचरा निकलता है, जिससे कि बहुत सारी बीमारियां भी फैलती है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्न में व्यर्थ पदार्थों को निष्कासित करने की विधि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि व्यर्थ पदार्थों को निष्कासित यानी कि निकालना, ठीक है, या फिर ख़त्म करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन फर्स्ट है व्यर्थ पदार्थ, यानी कि आप लोग कचरा जान सकते हैं, ठीक है। कचरा, उसको ख़त्म करने की जो है विधि कौन सा जो है वो नहीं है। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो है जलाना, ऑप्शन बी है गाड़ना, ऑप्शन सी है सुखाना, ऑप्शन डी है भस्म करना, यानी कि राख बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे भस्म करना जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। निष्कासित करने की इसको विधि में नहीं रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब हम लोग पढ़ते हैं तो कोई भी चीज़ क्या रहता है कि जला देना चाहिए या फिर गाड़ना चाहिए, सुखाना चाहिए। भस्म करना हम लोग कोई विधि जानते हैं, कोई पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो भस्म करना है जो है वो एक विधि नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक्सपेंडेड प्रोग्राम्स इन और इम्यूनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम भारत में कब शुरू हुआ था? इसको शॉर्टकट में EPI भी बोलते हैं, EPI, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो एक्सपेंडेड प्रोग्राम और इम्यूनाइजेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो ये प्रोग्राम कब शुरू हुआ था, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है 1971, 1974, 1977, 1981। तो राइट आंसर हो जाएगा 1974 में जो है स्टार्ट हुआ था, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह पदार्थ जो किसी रोग को संचारित करने की क्षमता रखता है। संचारित करना यानी कि एक से दूसरे में फैलाने का काम करता है, ठीक है। एंटीजन, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है एंटीजन, ऑप्शन बी है फोमिट्स, ऑप्शन सी है एंटीबॉडी, ऑप्शन डी है इम्यूनिटी, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा फोमाइट्स। अभी जानेंगे फोमाइट्स आखिर क्या है।
तो देखिए फोमाइट्स मतलब होता है मान एक कोई निर्जीव वस्तु होता है, ठीक है। उस निर्जीव वस्तु पे मान लीजिए कि कोई बैक्टीरिया, वायरस कोई भी आकर के चिपक गया, ठीक है। तो वो चिपक गया तो वो वस्तु जो हो गया क्या हो गया कि संक्रमित हो गया। और उस संक्रमित वस्तु के जैसे ही संपर्क में हम लोग आते हैं तो उसी के माध्यम से जो भी बैक्टीरिया, वायरस होता है ना, तो वो हम लोग के बॉडी में आ जाता है, जिससे हम लोग भी संक्रमित हो जाते हैं। तो उसी को हम लोग फोमिट्स बोलते हैं। फोमिट्स का सीधा मतलब ये होता है कि संक्रमित एक निर्जीव वस्तु होता है, ठीक है। संक्रमित निर्जीव वस्तु होता है जिससे कि हम लोग भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। तो फोमिट्स एक वस्तु है, ठीक है, एक वाहक भी बोल सकते हैं इसको, जो कि हमको क्या करता है, ये इन्फेक्शन फैलाता है। और एंटीजन मतलब तो आप लोग को पता ही है, ठीक है। और एंटीबॉडी, इम्यूनिटी, ये सब क्या है, हमारे शरीर में प्रतिरोधक का काम करता है, बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है इसी सब कारण से, ठीक है, जिससे कि हम लोग बीमार नहीं हो पाते हैं। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मीजल्स वैक्सीनेशन शिशु में कब किया जाता है, ठीक है। किया जाता है मीजल्स यानी कि मीजल्स, ठीक है। अब मीजल्स वैक्सीन के साथ MR आता है यहाँ पे, ठीक है। मीजल्स और रूबेला जो है एक साथ आता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कब किया जाता है, ठीक है। कब यानी स्टार्टिंग कब किया जाता है, जन्म के समय, 10 सप्ताह पे, 14 सप्ताह पे, 9 सप्ताह पे, 9 माह पे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 9 माह पे। जो मीजल्स का पहला खुराक होता है ना, वो 9 माह पे दिया जाता है, और दूसरा खुराक जो होता है 16 से 24 माह के बीच में दिया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। जन्म के समय कौन कौन सा वैक्सीन दिया जाता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जिनको भी पता है आप लोग कमेंट में लिखिएगा जन्म के समय कौन कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सर्जिकल घाव को माना जाता है, ठीक है। एक सर्जिकल घाव को क्या माना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट जो है वो है संदूषित घाव, ऑप्शन बी है संक्रमित घाव, ऑप्शन सी है स्वच्छ घाव, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए 32 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड हम लोग कल भी एक क्वेश्चन पढ़े थे और ये क्वेश्चन का आंसर भी हम बताए थे, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग सभी लोग बताइएगा कि 32 का आंसर क्या होने वाला है। अस्पताल में अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन में संमित प्लास्टिक की नलियाँ, कैथेटर, सिरिंज आदि किसमें डालना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बताए थे कि कैथेटर, सीरीज, ठीक है, और प्लास्टिक की नलियाँ किसमें डालते हैं, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है नीला डिब्बा, ऑप्शन बी है लाल डिब्बा, ऑप्शन सी है काला डिब्बा, ऑप्शन डी है पीला यहाँ पे डिब्बा होगा, ठीक है। तो देखिए जितने भी प्लास्टिक के सामान होते हैं ना, कैथेटर, ये सब कुछ, तो ये जाता है लाल डिब्बा में, ठीक है, लाल डिब्बा में। आज आप लोग को यहाँ पे याद करने का एक तरीका बता देते हैं जिससे कि याद रहेगा, ठीक है। नीला डिब्बा में क्या डालते हैं, नीला यहाँ पे देखिए लास्ट में आ रहा है, यानी कि नुकीला चीज़ हम लोग डालते हैं, जैसे कि यहाँ पे सुई की नीडल हो गया, ठीक है। कांच जो टूटा हुआ है वो चीज़, नुकीला जितना चीज़ है ना सारा हम लोग नीला डिब्बा में याद रखिएगा, ठीक है। नीला में न से नुकीला यानी कि नीडल भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। लाल ल में लाल ला रहा है ल, तो लचीला चीज़, ठीक है। लचीला क्या होता है, कैथेटर क्या होता है, लचीला हो गया। जितना प्लास्टिक वाला चीज़ होता है वो सारा लाल डिब्बा में आता है, प्लास्टिक भी क्या होता है, लचीला होता है। और काला डिब्बा में जो भी कार्बनिक पदार्थ होता है, जैसे खाने पीने की चीज़ जिसको हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो कागज़ का टुकड़ा हो, ठीक है। यानी जितना, जैसे हम लोग जो है जो भी चीज़ खाते हैं ना, खाने वाला चीज़, कचरा जो नॉर्मल होता है उसको हम लोग काला डिब्बा में डालते हैं, ठीक है।
जिसको रिसाइकल कर सकते हैं। पीला, पी से क्या होता है याद रखिएगा, प्लेसेंटा, यानी जितना भी अगर बॉडी ऑर्गन हो गया या फिर ब्लड से रिलेटेड जितना चीज़ होता है वो पीला डिब्बा में यानी पीला यानी येलो में डालते हैं। ठीक है, पी से याद रखिएगा, पीला से प्लेसेंटा यानी ऑर्गन, अगर कोई भी बॉडी ऑर्गन हो गया, ठीक है, या फिर ब्लड अगर किसी चीज़ में लगा है तो वो पीला डिब्बा में जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन जो है BTS ENM में पूछा गया था, इसका ठीक है क्वेश्चन पूछा गया था, विसंक्रमण का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है उबालना, ऑप्शन बी है ऑटोक्लेविंग, ऑप्शन सी है पाश्चुरीकरण, ऑप्शन डी है हॉट एयर ओवन। ठीक है, यहाँ पे हॉट होगा, हॉट एयर ओवन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑटोक्लेविंग। विसंक्रमण यानी कि विसंक्रमण करते हैं, यानी जितना भी मान लीजिए कि ओटी में जितने भी सारा चीज़ जितना इंस्ट्रूमेंट ये सब कुछ यूज करते हैं, ठीक है, तो वो सब किस में हम लोग उसको विसंक्रमण करते हैं, ऑटोक्लेविंग में। सबसे प्रभावी तरीका होता है ऑटोक्लेविंग, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से घाव की देखभाल के संबंध कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। ठीक है, घाव के देखभाल करने में कौन सा जो कथन जो है वो सत्य नहीं है, यानी कि कौन सा जो कथन है वो गलत है। देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन फर्स्ट क्या बोला है कि घाव की सफाई हमेशा कम जीवाणु वाले भाग से अधिक जीवाणु भाग की ओर करनी चाहिए, यानी क्या बोल रहा है कि घाव की सफाई हमेशा कम जीवाणु वाले भाग से, कम जीवाणु वाले भाग से क्या मतलब है कि जहाँ पे जो है घाव थोड़ा जो है कम गहरा है और घाव जो है ज़्यादा गहरा है, यानी कि वहाँ पे ज़्यादा जीवाणु होंगे, तो कम जीवाणु वाले भाग से अधिक जीवाणु वाले भाग की ओर करनी चाहिए सफाई। ऑप्शन बी है घाव को हमेशा केंद्र से बाहर और साफ करना चाहिए। ठीक है, बाहर की ओर साफ करना चाहिए। जब खुले घाव की सफाई की जाए तो बिंदु संक्रमण से बचाने हेतु नर्स द्वारा मास्क का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी है घाव को सफाई अधिक संक्रमण वाले भाग से कम संक्रमण वाले भाग की ओर जानी चाहिए। तो इससे देखिए ऑप्शन से आप लोग को पता चल रहा होगा कि यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन जो है एक जैसे, यानी इस दोनों में से कोई तो एक गलत है। ये आप लोग को समझ में आए ना आए, ये तो सही होने वाला है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो दोनों क्या हो सकता है, सही तो हो नहीं सकता है, दोनों में से कोई एक ही आंसर होगा। तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमेशा घाव की सफाई, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन ये होगा कि घाव की सफाई हमेशा कम जीवाणु वाले भाग से अधिक जीवाणु वाले के तरफ से करना चाहिए। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका सभी लोग आंसर बताइएगा, इसका अभी पूरा डिटेल में बताया है, तो ये जो है आप लोग ज़रूर बताइए इसका आंसर। अस्पताल में अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन में शारीरिक अंगों व मृत ऊतकों को किस कलर के डिब्बे में डालेंगे। ठीक है, अभी चिल्ला कर जो है बोले हैं, तो इसका आंसर बताइए कि नीला होगा या फिर लाल होगा कि काला होगा कि पीला होगा। ठीक है, इसका आंसर सभी लोग कमेंट में बताइएगा कि किस डिब्बा में हम लोग डालेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तुरंत बताए हैं। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सभी लोग का आंसर आना चाहिए। बहुत कम लोग जो है कमेंट में जवाब दे पाते हैं, तो सही या गलत जो भी पता है आप लोग कमेंट में ज़रूर से ज़रूर अपना राय दीजिए, अपना आंसर दीजिए। इससे आप लोग को भी पता चलेगा कि आप लोग जो है क्या सही जानते हैं क्या गलत जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग चाहते हैं कि इस पीडीएफ को लिखना नहीं पड़े। ठीक है, लिखने से बचना है, और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में BTSC 10,709 NM का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था, सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है। ठीक है, उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है,
तो आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। इस पीडीएफ में मिलेगा आप लोग को 4000 प्लस क्वेश्चन और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछला जितना भी एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है इसमें, सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है और प्लस जो भी इससे रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा। जो भी एएनएम में 6 सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सेकेंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ, ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है, ठीक है। और सारा इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक पीडीएफ में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये पीडीएफ कैसे ले, तो ये पीडीएफ लेने के लिए आप लोग के सामने एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा है। ये व्हाट्सअप नंबर चंदन सर का है। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए और फिर इस पर व्हाट्सअप कीजिए कि पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पीडीएफ है। आप लोग के सामने जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, जो भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस पीडीएफ से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस पीडीएफ से ही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और वो पीडीएफ जो है इसमें आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया भी जाएगा और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ परचेज कीजिएगा आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और उस जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी पीडीएफ लेंगे केवल वही रहेंगे और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा, ठीक है। जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं, क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा, ठीक है। जितनी भी परेशानी है आप लोग वहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है। तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए, ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन।